गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम 6th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर रिवील कर रहे थे, जिसके अंदर हम देख रहे थे मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। उसमें हम प्लैनेट के कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम ओशियन की तरफ देखते हैं। ओशियन को देखते हैं कि किस तरह से हम इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। जो ओशियन है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे हाइड्रोस्फीयर का, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशियन वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर आर द वेव, द टाइड्स एंड द ओशियनिक करंट्स। जो 3 मेजर वाटर सर्कुलेट होता है जिस वे में, वो मूवमेंट हैं वेव्स, टाइड्स और जो ओशियनिक करंट होते हैं वो। ठीक है। द 5 मेजर ओशियंस आर द पैसिफिक, द अटलांटिक, द ओशियन, द इंडियन एंड द सदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। जो 5 मेजर ओशियंस हैं वो हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और जो सदर्न ओशियन है और जो नॉर्थ पोल के हम पास हमें मिलता है एट आर्कटिक ओशियन। इन ऑर्डर टू देयर साइज, ये सारे के सारे अरेंज किए गए हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन है वो लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज सेपरेट आवर 1/3 ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का 1/3 पार्ट पर सेपरेट है। मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लेज इन द पैसिफिक ओशियन। जो हमारे पृथ्वी का डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, वो कहाँ पर है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो पैसिफिक ओशियन है वो लगभग सर्कुलर है शेप में की अगर हम बात करते हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इसकी चारों तरफ है। ठीक है। लुक एट द मैप। मैप को देखो एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ जो कॉन्टिनेंट है उनकी लोकेशन का पता लगाओ। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज एस शेप्ड। इसकी शेप एस की जैसी है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्टर्न साइड। इसको चारों तरफ से घेर रखा है नॉर्थ और साउथ अमेरिका ने वेस्टर्न साइड अगर हम देखते हैं, और ईस्टर्न साइड अगर हम देखते हैं तो यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड। जो कोस्टल लाइन है वो बहुत ही दांतों जैसी है। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है? दांतों की जैसी, मतलब बिल्कुल इरेगुलर। जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरह से अलग अलग शेप की है। कोई कोस्टल लाइन जैसे इस तरह से होती है तो वो रेगुलर होती है, और इस तरह से जो दिखाई देती है वो क्या है? इरेगुलर होती है। ठीक है। इंडेंटेड होती है। ठीक है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टल प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। यही जो इसकी शेप है यही हेल्प करती है एक नेचुरल हार्बर और पोर्ट की अच्छी लोकेशन के लिए। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, अगर हम कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। ये जो ओशियन है ये सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो अटलांटिक ओशियन है वो सबसे बिजी ओशियन क्यों है। ठीक है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम एक कंट्री पे है, दैट इज इंडिया। उसका नाम किस कंट्री पे है? इंडिया पे है। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर। जो इसकी शेप है ओशियन की वो लगभग ट्रेंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाई एशिया। जो नॉर्थ में यह एशिया के द्वारा बाउंड किया जाता है, इसकी बाउंड्री बनाई जाती है। इन द वेस्ट बाई अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाई ऑस्ट्रेलिया। जो वेस्ट की बाउंड्री है वो अफ्रीका के द्वारा बनाई जाती है और ईस्ट में इसके ऑस्ट्रेलिया है। द सदर्न ओशियन इन सर्कुलर द कॉन्टिनेंट ऑफ द एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 16 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड।
जो सदर्न ओशियन है वो कहाँ पर है बच्चों, वो एंटार्क्टिका के चारों तरफ है। अगर हम 60 डिग्री अक्षांश को देखेंगे वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक ओशियन है वो आर्कटिक सर्कल के आसपास एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड है। एंड सराउंडिंग द नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल के चारों तरफ घिरा हुआ है। मतलब नॉर्थ पोल के चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो कौन सा ओशियन मिलेगा हमें, आर्कटिक ओशियन मिलेगा बच्चों। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेट ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। यह एक छिछले वाटर के साथ वाटर कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है पैसिफिक ओशियन के साथ, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। आपको फाइंड आउट करना है बेरिंग स्ट्रेट है कहाँ पर, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाई नदर्न कोस्ट्स टू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इसकी जो कोस्ट बनाई जाती है, इसकी जो बाउंड्री बनाई जाती है नदर्न कोस्ट जो नॉर्थ अमेरिका का है उससे, और अगर हम ईस्ट वर्ल्ड में देखें तो जो यूरेशिया है वो इसकी बाउंड्री बनाता है। ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है उसके चारों तरफ लेयर की एक गैसेज की एक लेयर होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। ये जो ब्लैंकेट होता है, ये जो थिन ब्लैंकेट होता है एयर का, ये हमारे प्लेनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक ज़रूरी पार्ट है। It provides us with the air we breathe and to protect us from the harmful effect of the sun rays। ये वो हम एयर हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेज से, ठीक है। सन की कौन से हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारे एटमॉस्फेयर है वो 1600 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर में डिवाइड किया जाता है, जो किसके आधार पर है, उनके कंपोजिशन, उनकी टेम्परेचर और उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। दीज लेयर्स स्टार्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ की सरफेस से इन लेयर्स को काउंट करना स्टार्ट करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोजिशन मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसका प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लगभग कंपोज जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से है। विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। जो ड्राई और क्लीन एयर के अंदर 99% मिलता है, ठीक है। इनका अमाउंट कितना है, 99% है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड द अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज्ड 1% बाई वॉल्यूम। जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% और बाकी जो गैसेज है जैसे ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी गैसेज 1% है, ठीक है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन है वो हमें जीवन प्रदान करती है और नाइट्रोजन जो है वो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मिनट अमाउंट में होती है, मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती है। इट्स इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाई द अर्थ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, जो किससे जनरेट होती है, अर्थ से जनरेट होती है, जिसे अर्थ रेडिएट करता है। देयर बाई कीपिंग द प्लांट्स वार्म। ये इसी वजह से ये जो प्लेनेट है इसको वार्म रखती है, ठीक है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हो सकता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भी हम जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो हमारे अर्थ को हीट मिलती है वो नहीं बचेगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस का काम करती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जो नाइट्रोजन है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट हैं वो ब्रीथ इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी विद हाइट, जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के साथ बदलती रहती है। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सी लेवल पे होती है। एंड डिक्रीज रिपीटली, और ये घटती रहती है एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। यू नो द क्लाइंबर एक्सप्लेन प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द डेंसिटी ऑफ एयर। जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स कौन होते हैं? जो पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ाई करने वाले, उनको क्लाइंबर्स बोला जाता है। उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड। उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाने पड़ते हैं। क्यों? ताकि वो ब्रीथ में उनकी हेल्प कर सके हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, और जो ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं, मतलब हाइट पे अगर हम जाते हैं तो टेम्परेचर भी घटता रहता है। आप लोगों को पता है ना। इसी वजह से तो जो हिल्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ होती हैं या फिर जो माउंटेन रेंज होती हैं, उसके ऊपर हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है। आगे हम देखते हैं द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रेशर बनाता है अर्थ के ऊपर। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जो प्रेशर है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। कुछ एरिया में हाई प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है और कुछ एरिया में लो प्रेशर एक्सपीरियंस किया जाता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई हवा होती, एयर होती है, उसी को विंड बोला जाता है। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ अर्थ। अब तक हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। अब हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हर तरह के प्लांट्स और हर तरह के जो एनिमल हैं वो आते हैं। इसको हम फटाफट से कवर कर लेते हैं बच्चों। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन है, किस किस के बीच में? वाटर, एयर और लैंड के बीच में। इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक इन दिस प्लेनेट। यही वो जोन है जिसके कारण जो प्लेनेट है इसको यूनिकनेस मिली है। किस चीज़ से? इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है। देयर आर सेवरल स्पेसीज, बहुत तरह की स्पेसीज हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, दैट वेरी इन साइज एंड माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। जो साइज में वेरी करते रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, माइक्रोब्स जो होते हैं, उससे लेकर बड़े बड़े जो मैमल्स होते हैं उन तक। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक दूसरे के साथ लिंक रहना पड़ता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग भी उनके अंदर ही शामिल होते हैं। उनको एक दूसरे के अंदर इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ता है। यही जरूरी होता है बायोस्फीयर के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। ब्रॉडली अगर हम बायोस्फीयर को बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो प्लांट किंगडम होता है, एक जो एनिमल किंगडम होता है। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। कि जो तीनों की तीनों मेजर डोमेन होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड। अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं हमारी जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, वुड की जो हमारी नीड है उनको फुलफिल करने के लिए। और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूविंग ऑफ शोल फ्रॉम स्लोप। अगर हम बहुत सारे जंगलों को काट देंगे एग्रीकल्चर के लिए तो जो सोइल होती है वो स्लोप पे से जल्दी रिमूव हो जाती है, हट जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज्ड ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटी लाइक अर्थक्वेक।
और सिमिलरली जो अर्थ की सरफेस होती है वो चेंज होती रहती है नेचुरल क्लेमिटीज की वजह से, जिस तरह से अर्थक्वेक के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देयर कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपन्ड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, या कभी कभी सबमर्जन हो जाता है लैंड का, जैसे कि हमने सुनामी के एस्पेक्ट में पढ़ा था। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज अंडर वाटर। अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है उनका एक पार्ट सबमर्ज हो गया था वाटर के नीचे। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स में द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अगर हम वेस्टेज जो मटेरियल होता है उसको लेक और रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर देंगे, वो भी पानी को पोल्यूटेड कर देगा, जिससे वो ह्यूमन यूज के सुटेबल नहीं रहेगा। इट इज डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और यह दूसरी जो फॉर्म ऑफ लाइफ है उनको भी डैमेज करेगा। कैसे? जैसे हमने लेक के अंदर या पॉन्ड के अंदर किसी वेस्ट मटेरियल को डिपोज कर दिया, तो उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो मरीन लाइफ है, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर। जो बचे हुए वेस्ट होते हैं इंडस्ट्रीज के, थर्मल पावर प्लांट्स के और व्हीकल्स के, वो एयर को पोल्यूट कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, बट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज होता है, लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। उससे क्या होता है? ग्लोबल टेम्परेचर भी हमारा बढ़ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग के टर्म में यूज करते हैं। देयर इज दस a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domain of lithosphere, the atmosphere and hydrosphere। इसलिए हमें रिसोर्सेज का एक बैलेंस बनाना चाहिए, जो सारे के सारे डोमेन हैं उसके अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर और हाइड्रोस्फीयर के अंदर। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर करें। ओके बच्चों, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।